हाय कनिष्क, शुभांकर, आर्यन, सुभजीत, ख्याति, अभिनव, तीर्थव्रत दास. Am I audible and visible? Please say yes if you find me audible and visible. Please say yes if you find me audible and visible. Shubhankar. Yes, perfect, perfect. तो देख, सबसे पहली बात, एक बात समझ में आनी चाहिए कि पूरी की पूरी फिजिक्स हो या मैथ्स हो 11वीं 12वीं की, सबका फंडामेंटल लेवल 10 से ही स्टार्ट होता है. 9 10 तक जो आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम लेयर बाय लेयर उस पर चीजें चढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम चढ़ाते जाएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही नीचे यानी डीप होती जाएगी, और जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. मैं कुछ आज की क्लास में आपको खुश भी करूंगा और आज की क्लास में आपको डराऊंगा भी कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आ सकती हैं जहां पे मौत आ जाए. पर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो किया ना जा सके, ऐसी कोई चीज नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. तो हम बात करने की कोशिश करते हैं, चीजें धीरे धीरे बात करेंगे और सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे. कुछ कुछ चीजें जो आज की, ऐसा कुछ भी मैं बात नहीं करूंगा जो नया होगा, पर उन्हीं बातों में डीपली जाने की कोशिश करूंगा जो हमने बात की हुई है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट एक छोटी सी बात से करते हैं जो मुझे बहुत समय में समझ में आई थी बचपन में, लेकिन आपको शायद आती हो मुझसे पहले. आप मुझे बताइए कि जो रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? इस रेक्टेंगल का एरिया, अगर हम बात करें इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? ऑब्वियसली आपने कहा कि ये क्या घटिया सवाल कर रहे हो, ये तो हमें बचपन से पता है, ये लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है. क्यों होता है लेंथ इंटू विड्थ के बराबर? क्यों रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आना चाहिए कि चीजें आप जो मग लेते हैं, उन मगने का रीजन क्या है? क्या आपको परिभाषा पता है? हाँ बता, क्यों होता है, तू बता. क्योंकि जो पूरा कवर का वो है, प्लेन है, वो कितना, वो जो लगता है वही एरिया होता है, तो जो मल्टीप्लाई करके एरिया मिल जाता है. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ये हमें बताया गया है कि ये होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझ में आनी चाहिए, कई बार लेंथ इंटू विड्थ आपने कहा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपने किया और यू गॉट द एरिया. मेरे बच्चों, एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता नहीं है. पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए, होता नहीं है, ये हमने माना है. देर इज अ बिग डिफरेंस. अब पहले चीजें कही जाती थी कि ऐसा होता है, ये है, रट लो, ऐसा है. अब हम कुछ भी चीज, क्यों हमेशा हमारा खुला रहेगा, हमारी जेब में क्यों के बंडल पड़े होंगे. जब भी मास्टर कुछ बोल रहा होगा फेंक दो क्यों उसके मुंह पे, कि क्यों 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 क्यों, हर बात के लिए क्यों 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 करो. क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं वो क्या मतलब है, तब तक आप बड़े एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, बोर्ड में नंबर ला सकते हैं. और आजकल तो बोर्ड्स का पेपर भी अच्छा होने लगा है, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आनी पड़ेंगी चीजें क्या होती है. तो एक्चुअली क्या था, सिंपल फार्म में हमने देखा कि यार एक ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है. हमने देखा कि इसमें हमने फसल उगाने की कोशिश की, और फसल उगाने की कोशिश की या ब्रिक्स लगाने की कोशिश की. तो हमने कहा ये जो जगह घेरनी पड़ रही है मुझे, उस जगह को हमने इसमें लगाया. हमने कितनी जगह है समझ में तो नहीं आ रही, जगह तो हमने परिभाषित तो नहीं की हुई है कि क्या एरिया क्या होता है, तो हमने कितनी आ रही है पता नहीं चल रहा. लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि अगर हम इसकी ब्रेड्थ को डबल कर देते हैं, ब्रेड्थ को डबल कर देते हैं, तो हमें दुगनी फसल हो रही थी, हमें हमें दुगनी ईंटें लगानी पड़ रही थी. अगर हम ब्रेड्थ को इसकी 3 टाइम्स कर दे रहे थे तो हमें तिगनी ईंटें लगानी पड़ रही थी, तिगनी फसल हो रही थी. या फिर लेंथ को हम 4 टाइम्स कर देते हैं तो हमें 4 गुनी करनी पड़ रही थी. और अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 4 गुना और 3 गुना कर देते हैं तो हमें 12 टाइम्स करनी पड़ रही थी. इसका मतलब है ये जो जगह घेरने वाली चीज है वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के प्रोपोर्शनल हो रही थी. तो हमने ये जगह जो घेरी हुई है उसका नाम दिया कि तुम्हारा नाम आज से एरिया होगा, कि ये कितनी जगह है इसको हम एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे. और हमने क्या देखा कि ये प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो रही थी, और यही एरिया जो था प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ हो रहा था.
तो हमने कहा दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है एरिया को हम कंबाइन करके इन दोनों को बातों को लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू एल बी है। अब प्रोपोर्शनल टू एल बी है, यानी एल बी के डबल करने से जगह डबल हो रही थी, पर एग्जैक्टली कितना है ये तो हमें नहीं पता। तो हमने कहा प्रोपोर्शनलिटी कभी हटाएंगे, सुना है आपने हटाने को, तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो कांस्टेंट हमें चॉइस करनी थी, तो हमने वो सुंदर सा वन ले लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर हम इसको आज से, अगर बचपन से मैंने जिसने स्टार्ट किया था उसने अगर 2 ले लिया होता, तो आज तो मुझे एरिया का फॉर्मूला 2LB बोल रहे होते, और तुम कहते हैं ऑब्वियस बात है 2LB तो होता है एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि आपको लगता है 2LB ही फंडामेंटल चीज है। फंडामेंटल चीज हमने बनाई थी, इसलिए इसके बाद हम अब किसी एरिया के लिए कोई कहानी नहीं बनेगी, इसी से सब कुछ निकलेगा। यानी इसका एरिया हमने यहां पे बना लिया कि तुम्हारा एरिया LB डिफाइन कर दिया। तो पूरी फिजिक्स में हम चीजों को क्वांटिफाई करते रहते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में फायदा मिले। व्हाई फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड? फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड टू कंपेयर थिंग्स। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरा एक दोस्त था ए और मेरा एक दोस्त था बी, उन दोनों की रेस हुई। मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ए और बी की रेस हुई और ए जीत गया, ये मैंने तुम्हें बताया। फिर मेरा एक दोस्त सी था, सी और बी की रेस हुई, उसमें सी जीत गया, यानी बी दोनों से हार गया। अब मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे पूछूं कि ए और सी की जब रेस होगी तो उनमें कौन जीतेगा? बता पाओगे? ए और बी की रेस में ए जीता, बी और सी की रेस में सी जीता, बी दोनों बार हारा। अब हमने कहा ए और सी तुम रेस करो, तो क्या तुम रेस करने से पहले बता पाओगे कि कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बता सकता है कोई हमें? ख्याति अब बता सकती है? शुभांकर, दीपांशु, कोई बता सकता है मुझे बच्चों कि कौन जीतेगा इस रेस में? कैसे पता हमें? क्योंकि हमें क्या पता कि कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा था, कम तेज दौड़। मैंने किसी ने कहा कि किसको तुम्हें मिला, तुम्हारा दोस्त दूसरा, उसने कहा सी बहुत तेज दौड़ रहा था, और एक दूसरा दोस्त मिला, उसने कहा ये बहुत तेज दौड़ रहा था। तो ये बहुत तेज बोलने से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि कितना तेज दौड़ रहा था कोई, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें चीजें क्वांटिफाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल की डेट में फेयरनेस स्क्रीन में भी आता है कि भैया तुम किस नंबर के गोरे हो, 7 नंबर के गोरे हो या 10 नंबर के गोरे हो या 5 नंबर की फेयरनेस है, ये हमें बताना पड़ता है। बिकॉज जब तक चीजों में नंबर्स नहीं आते हैं, हम सिर्फ क्वालिटेटिव बात कर पाते हैं, और उससे हम पावर ऑफ कंपैरिजन नहीं आ पाता, पावर ऑफ स्पेकुलेशन नहीं आ पाता। और साइंस is giving us power of comparison and speculation। हम चाहते हैं कि इवेंट होने से पहले, मैं पहले से स्पेकुलेट करने का मतलब पता है, पहले से बता देना। हम पहले से बता दें कि कौन जीतने वाला है। तो हमने कहा कि हम दोनों का समय नापते हैं कि 100 मीटर चलने में ए ने कितना समय लिया और सी ने कितना समय लिया, और देखेंगे। अब मान लो उनकी रेस 100 मीटर की हुई नहीं, उनकी रेस 500 मीटर की होगी, तब क्या करेंगे? तो हमने कहा एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्पीड। तो स्पीड हमने डिफाइन किया, होता थोड़ी था स्पीड, भगवान ने थोड़ी बताया कि स्पीड नाम की कोई चीज होती है। हमने कहा कि मुझे कौन तेज दौड़ता है, कौन धीरे दौड़ता है, इसके कंपैरिजन के लिए हमें एक नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, एंड वी हैव डिफाइंड दैट नंबर एज अ स्पीड। तो वी ऑलवेज कीप ऑन डिफाइनिंग न्यू नंबर्स। कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं कहूंगा पोटेंशियल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, नए नए टर्म्स या करेंगे, हम वर्क फंक्शन डिफाइन किया, हम पता नहीं क्या क्या नए नए अंग्रेजी शब्द बोल रहे होंगे। अगर आपने जरूरत समझ ली कि ये क्यों डिफाइन किए गए हैं, क्या रीजन था इनको डिफाइन करने का, तो वो उसके सवाल आपसे यू होंगे। अगर आपने सिर्फ उसको एक फॉर्मूले की तरह समझा तो उसके सवाल आपसे नहीं होंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस, कि आपको समझना है कि क्यों चीजें बनाई जा रही है, ये चीजें बन क्यों रही है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे हमने कहा बेटा इसका एरिया ये हो गया, ऐसे हम अलग अलग तरह की चीजों के एरिया निकालने की कोशिश की। जैसे ट्रायंगल का एरिया हमने निकालने की कोशिश की, तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट आता है। कैसे आया ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट? कैसे पता चला कि ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होगा? नहीं, अब कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, अब काम खत्म। अब हमने एक बार डिफाइन कर लिया कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की परिभाषा, एरिया को हमने एक बार परिभाषित किया, ये L इंटू बी आ गया। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में फ्रीडम नहीं है हमारे पास, फ्रीडम हमेशा एक बार मिलेगी। अगर मैंने यहां 2 कर दिया तो जीवन भर सब जगह 2 चलता। पहली परिभाषा जो होती है उसमें आपको फ्रीडम होती है कि आप जो चाहे बना ले उसकी परिभाषा जरूरत के हिसाब से। आगे की परिभाषाएं
उसी से रिलेटेड अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ स्फीयर, ये सारी परिभाषाएं इसी के आधार पर ही चलने वाली है। ये परम सत्य बन चुका है कि अब ये परम सत्य है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एनी रेक्टेंगल। तो जैसे ख्याति ने कहा कि ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल होता, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल होता, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप यहां पर कह सकते कि सर अगर मैं यहां पर एक ऐसा और एक ट्रायंगल बना दूं यहां पर, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्ग्रुएंट। आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी जगह और इसकी जगह बराबर है। अब ये दोनों की जगह बराबर है, तो आपने कहा कि दोनों का एरिया तो L इंटू बी मिलता है, क्योंकि आपने परिभाषित किया है। तो इस आधे वाले का एरिया हो जाएगा हाफ एल बी। तो आपने इस तरह के ट्रायंगल का तो बता दिया कि हाफ एल बी हो गया, क्लियर है। तो इस तरह का हो गया, हमने कहा और ट्राई मारते हैं। अब मान लो हमारे पास जो ट्रायंगल था, लेट्स से हमारे पास जो ट्रायंगल होने वाला है वो इस तरह का था, इस तरह का ट्रायंगल था, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया हमने निकालने के लिए क्या कहा, हमने ऊपर से यहां परपेंडिकुलर डाला, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, फिर यहां से ऐसे बनाया, फिर यहां से हम गए और ऐसे बनाया। हमने कहा इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, यानी हमारे ट्रायंगल का एरिया जो है ये बाकी जगह के एरिया के बराबर है। इसका मतलब है फिर से अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाए तो उसका आधा हमारे इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, क्योंकि इस हाफ का इसके बराबर है, इस हाफ का इसके बराबर है, तो दोनों हाफ का मिलाकर इस पूरे के बराबर हो जाएगा। और पूरे रेक्टेंगल का एरिया, अगर ये टोटल बी है और ये हाइट h है, तो हमने कहा कि पूरे का एरिया BH होगा। तो इस हमारे काम के ट्रायंगल का एरिया फिर से हाफ BH आ गया, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी वो फॉर्मूला यहां पे भी काम कर गया। अब तो हमने पहले लिया था राइट एंगल ट्रायंगल, इस बार लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब किसी ने कहा कि कोई स्केलन होता तो क्या करते, रैंडम ट्रायंगल होता तो क्या करते, हमने कहा बनाओ भाई रैंडम ट्रायंगल। उसने कहा ये है हमारा ट्रायंगल, अब इसका एरिया हमें चेक करना है कि इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है वो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट कैसे आएगा, इसके बारे में हमें पता लगाना है। अब हमने क्या कहा, बहुत सिंपल सी बात थी, हमने कहा कि अगर हम यहां पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इसको सीधे यहां पे मिला दिया, और ये हमारे पास क्या, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लाल वाला है, और क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल व्हाइट और रेड मिलाकर दी है, तो क्या व्हाइट वाले का एरिया बड़े वाले एरिया से इस लाल वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे तो काम हो जाएगा। तो लेट्स से ये हाइट आपके पास h थी, जो हाइट ऑफ अ ट्रायंगल है, और ये हाइट जो आपने एक्स्ट्रा बनाई है वो x है, और जो आपने पहले से बेस था वो b है। तो आपने कहा कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रूव कर दिया, बड़े वाले ट्रायंगल व्हाइट और रेड मिला के उसका एरिया जो होगा वो हाफ इंटू बी प्लस एक्स, उसका बेस b प्लस एक्स होगा, इंटू h के बराबर है। और जो ये लाल वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हाफ इंटू एक्स इंटू एच के बराबर है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आई होप यू कैन सी इट इज हाफ बी एच। आपने कहा इसका मतलब है इस व्हाइट वाले का भी एरिया हाफ बेस इंटू हाइट आ गया। तो अब हम यहां पर हमने जनरल बात कर दी, तो अब हम यहां पर कह सकते हैं दुनिया में कोई भी ट्रायंगल आ जाएगा, उसका एरिया की वैल्यू होगी उसका बेस उसकी हाइट इंटू 1/2। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का बनके तैयार हो गया। ऐसे बहुत तरह तरह के केसेस है। सर्कल का क्यों होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का क्यों होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसके भी हमारे पास तरीके हैं कि कैसे निकाल सकते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ऐसे बहुत तरह तरह के केस हमारे पास है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे अभी हाल फिलहाल के लिए हम कर सकते हैं, पर आपके लिए होमवर्क सा है, आप मुझे प्रूव करके दिखाइएगा अपने तरीके से, अपनी मेहनत से, कि सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर आपको पता है 2 पाई r होता है, पता है हमको, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये पाई रैशनल है कि इरेशनल, क्यों, कैसे नहीं पता, डिफाइन है, कैसे पता कि नहीं डिफाइन है? Can anybody tell me why pi is irrational number? Why pi is irrational number? बताइए बताइए, आप ही बताइए।
वाई पाई इज इरेशनल नंबर। हमें कैसे पता चला कि पाई मेरे बच्चों इरेशनल नंबर है? ये पता कैसे चला हमें? क्योंकि वो पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो होता है, तो होता है, तो मैं क्या करूं, वो इरेशनल नंबर तो नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो टर्मिनेट होता है। कैसे पता चला? किसी ने बताया कि टर्मिनेट नहीं होता? कैसे पता चला कि आपको कि पाई इरेशनल नंबर है? आपको नहीं पता है कि पाई इरेशनल नंबर, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा पाई इरेशनल नंबर है। जो मगा मारा हुआ है आपने, उसका प्रूफ जो है वो 4 पेज का है। उसका प्रूफ जो है वो 4 पेज का, और उसमें हायर लेवल मैथमेटिक्स लगेगी, तब आप प्रूव कर पाएंगे कि पाई इरेशनल नंबर है। पर हमने मगा हुआ है कुछ चीजें। हमारी एक आदत हो गई है, हमारी एक आदत यह है कि जो भी कहा जाता है हम उसको सत्य मानते हुए मगे पड़े रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्यों है शुभांकर? ये सवाल मेरा यही है कि ख्याति, इस नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? तुमने कब निकालने की कोशिश की कि तुम्हें पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तुम्हें उसकी वैल्यू पता कैसे चली कि तुम्हें पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो उसका पता लगाने के लिए क्या तरीका था तुम्हारे पास? 22/7 तो ऑब्वियसली नहीं है। 22/7 तो ऑब्वियसली ऑलरेडी रैशनल है। 22/7 और पाई 22/7 नहीं होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये इरैशनल है। हाउ डू आई नो? इट इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग। तो आपका ये होमवर्क है, आप ये पता करने की कोशिश करिएगा कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसका पता करने की कोशिश करना है आपका काम, कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। अच्छा, और छोटी छोटी बातें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर, बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर समझ में आना चाहिए। एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है इसका पता लगाना है। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का पता लगाना है। कैसे पता लगाऊंगा इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? हाउ डू आई नो कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है भाई साहब, इसको अगर आप यहां से बीच से कट करोगे और कट करके खोलोगे तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल कागज मिल जाएगा आपको। रेक्टेंगल कागज मिल जाएगा, जिस रेक्टेंगल कागज की हाइट तो h होगी, क्योंकि इसकी हाइट h है, और आपको दिख रहा है ये घूम के पूरा सर्कल बना रहा था, तो इसका मतलब है इसकी सर्कल की जो लेंथ है वो 2πr है। जब खोलेंगे तो यही लेंथ 2πr हो जाएगी, तो ये 2πr बन जाएगा। और ये h है, ये h है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है 2πrh होता है। तो हमारा काम चल जाएगा कि 2πrh इज द एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरफेस, का एरिया 2πrh हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कोन का सरफेस एरिया कितना होता है? कोन का सरफेस एरिया कितना होता है? कोन का सरफेस एरिया कितना होता है? अगर कोन है तो इसका सरफेस एरिया है, फॉर्मूला सुना होगा आपने, पाई आर एल होता है। कैसे आता है ये? काट के खोलेंगे तो क्या होगा? नहीं सर, वो जो एक ट्रायंगल है जिसको राउंड तो ये ट्रायंगल है, ये सो राउंड घुमाया है। हाँ ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे घुमा के तो नहीं बनता, कोन करके देख लेना कैसे बनता है। अभी हम ये समय, अगर ये पता होता तो शायद हमारा जीवन आसान होता, कि कैसे बनता है, कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल में बेटा आप कोई भी सेक्टर, ये सर्कल में कोई भी सेक्टर, लेट से आपने ये वाला सेक्टर हमने कंसीडर किया, ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर को आप काट लें, और अब इस सेक्टर को घुमा के जब आप जोड़ेंगे, इस सेक्टर को घुमा के जोड़ेंगे तो वो कोन बन जाएगा। जैसे ही आप सेक्टर को, इसको ऐसे इन दो एंड्स को मिलाएंगे, यहां पर ऐसे घुमाएंगे तो कोन बन जाएगा। तो ये पूरी चीज जो आपके पास थी, ये पूरी चीज जो आपके पास थी, ये पूरी चीज जो आपके पास थी, ये पूरी चीज आपकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। और ये जो साइड लेंथ है, ये जो साइड लेंथ है, ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपका स्लांट लाइन बन जाएगी। स्लांट लाइन जो हमारे पास है वो ये बन जाएगी। और हम इसका एरिया हमें शायद पता है, हमें पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर ये एंगल आपको पता होगा कि ये एंगल थीटा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है सिंपल यूनिटरी मेथड से, और ये पूरा टोटल एंगल 2 पाई होता है। रेडियन में इस पूरे एंगल को क्या कहते हैं? 2 पाई कहते हैं। 2 पाई है तो 2 पाई पूरा एंगल है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
तो थीटा एंगल है तो यूनिटरी मेथड से, तो 2 पाई एंगल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो एक एंगल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यूनिटरी मेथड बचपन में। थीटा वाले एंगल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर थीटा बाई 2 इज द एरिया ऑफ दिस। क्लियर है क्या मेरी बात? अब आर स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास ये एरिया आ गया। क्लियर है? आपको ये पता है कि ये आर्क लेंथ कितनी होती है? डू यू नो व्हाट इज दिस आर्क लेंथ? ये आर्क लेंथ कितनी होती है? अगर ये आर है तो ये आर्क लेंथ की वैल्यू आर थीटा होती है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। आपको पता है ये बात? थीटा सिंपल सी बात है, 2 पाई टोटल एंगल है तो 2 पाई आर है, तो थीटा एंगल होगा तो आर थीटा होगी। यूनिटरी मेथड से हमें पता चल जाता है कि ये आर थीटा के बराबर है। अब जब आपने कोण को मिला, इसका एरिया अगर बात करें तो इसका एरिया हमारे पास था आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। इज इट राइट? इज इट राइट? आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2, ये किसका एरिया है? इस वाले का, लाल वाले का। और यही लाल वाला घूम के कौन बनेगा? कौन की स्लैंट हाइट किसके बराबर होगी? आर के बराबर होगी। तो अब हम यहां पे लिखेंगे आर, हमारा इस कोण का एरिया क्या लिखेंगे? कोण का एरिया भी आर स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो ये कोण यही है, पर एक आर को क्या एल लिख सकते हैं? एक आर को क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं, तो एल लिख दिया। बचा क्या? अभी बचा क्या? आर थीटा बाई 2। क्या ये जो आर थीटा इसका है, यही इस सर्कल को घुमाएंगे तो इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो इसका मतलब है आर थीटा बाई 2 जो हमारे पास है वो एल इंटू 2 पाई आर। आर मतलब इसकी रेडियस आर, 2 पाई आर ये हमारे पास हो जाएगा बाई 2। तो क्या आंसर आ गया? पाई आर एल। तो दिस इज हाउ वी गॉट द एरिया ऑफ अ, दिस इज हाउ वी गॉट द एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है? स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई। क्या आपको पता है कि स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सुना है आपने? 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये सवाल? अब थोड़ी सी औकात का, अब थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये कहानी में ट्विस्ट आएगा कि हमारे पास, देखते हैं कि हम ये बात समझ, अगर ये बात समझ गए आप तो मेरे को बहुत खुशी मिलने वाली है। इस स्फीयर है, ये मान लिया 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है। इस स्फीयर का सरफेस एरिया हमें निकालना है। इस स्फीयर का सरफेस एरिया हमें निकालना है। बहुत बढ़िया। इस स्फीयर का सरफेस एरिया हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो सुना होगा शायद आपने, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मेंसुरेशन में आपने ये फॉर्मूला सुना जरूर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। कहां से आया? कहां से आया? आप किसी से पूछने जाइए आज की डेट में तो सब कहेंगे इंटीग्रेशन कोई चीज है, उससे आता है। इंटीग्रेशन कोई चीज है। पर आज से हजारों साल पहले एक आदमी था आर्किमिडीज, उसने इसका जो तरीका निकाला, इतना सुंदर तरीका था, पर वो सोच पाना थोड़ा मुश्किल काम है। सोचने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा आर्किमिडीज ने कैसे सोचा, और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आर्किमिडीज ने कहा कि यहां पर, आर्किमिडीज ने कहा कि मैं यहां पर एक ऐसे पतला सा पैच कंसीडर करता हूं जो घूम के गया होगा। एक पतला सा पैच कंसीडर करता हूं जो घूम के गया होगा। ये सॉरी, ये पूरा राउंड ऐसे है। ठीक है? ये पतला सा पैच दिखाई दे रहा है आपको? पक्का। इधर पीछे से भी गया होगा, इस तरह से ऐसे पीछे घूम के आया होगा, ऐसे बना होगा, पूरा पैच आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत सारे पैचेस हैं जिनका एरिया मिलाकर, जिनका एरिया मिलाकर पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो उसने कहा हाँ। उसने कहा ये पैच जो है, ये पैच है, इस पैच को काट लेते हैं, बाहर ले आते हैं। इस पैच को काट के बाहर ले आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस पैच को काट के बाहर लाएंगे तो आपके सामने ऐसा सा कुछ बन के तैयार हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये पैच जो हमारे पास ऐसा सा होगा, तिरछा ऐसा, ये पैच काट के जब बाहर निकाल के लाएंगे, इसका ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। पक्का। फिर उसने कहा कि जैसे उसमें काटा था आपने सिलेंडर में, वैसे इसको काट देते हैं, वैसे इसको काट देते हैं और खोल देते हैं। तो खोल देते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन के तैयार हो जाएगा, इस तरह से।
इसकी चौड़ाई जो होगी वो इस तरह की ये चौड़ाई है इसकी तिरछी वाली। लेट से इस चौड़ाई को x कहते हैं, तो इसकी चौड़ाई x हो गई। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, x। अब उसने कहा लेट से ये इसकी रेडियस स्मॉल r थी। हमारे स्फीयर की रेडियस तो कैपिटल r है, ये जो सर्कल है, सर्कल ऊपर जाते जाएंगे, छोटे बनते जाएंगे, दिख रहा है आपको, तो उसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इसका मतलब जब इसको खोलोगे तो ये खुल के 2 पाई r हो जाएगा। तो जैसे सिलेंडर में किया था वही काम है। तो ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई स्मॉल r, और इसका एरिया आपके पास मिल जाएगा। पर किसी ने कहा ना हमें x हर जगह x अलग अलग होगा, ऊपर जाएंगे ये यहां ढुकेंगे तो ये टुकड़ा अलग होगा, ये टुकड़ा अलग होगा, रेडियस भी अलग अलग होगी। इसका करें क्या, सबका निकालें कैसे? आपने तो कह दिया निकाल, तो करें कैसे, निकालें कैसे? उसने कहा रुको अभी मैंने कहा नहीं निकालने को। अब उसने कहा दिमाग लगाया एक्स्ट्रा। ये दिमाग सबसे खतरनाक है। अगर आपको समझ में आ गया कि तो मजा ही आ जाएगा आपको कि उसने कैसे ये सोचा। उसने कहा, ध्यान से देखिएगा, उसने कहा ये रेडियस कैपिटल आर है फॉर श्योर, ठीक है, ये लेंथ एल है, आर है, ये लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, ये लेंथ एक्स है, ठीक है। और यहां पर उसने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींची। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींची। देखने की कोशिश करिएगा, मुश्किल हो गया अब ये काम। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो अब आपको मैं 2 ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ए बी सी और ए पी क्यू और आर। ए बी सी जो ट्राइंगल है और पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, पी क्यू आर छोटा है और एबीसी बड़ा है। कैन यू प्रूव कि ये दे आर सिमिलर? क्या ये एबीसी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियसली ये सिमिलर ट्राइंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों एक जैसे एंगल बना रहे हैं साइड्स आपस में, तो इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल है। मुश्किल है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। उसने कहा कि अगर हमारे पास ये एंगल, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये एंगल अगर हमने थीटा मान लिया फॉर एग्जांपल, ये एंगल, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? बहुत आसानी से। कैसे? मैं ये बार बार यूज करूंगा, ये 2 लाइनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा। कैसे? अगर ये एंगल थीटा है, ये तो 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ। और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये 2 के बीच में, यहां पर इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर खींची गई है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यानी पी क्यू आर को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एंगल भी थीटा होगा। पक्का? अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस वाले का एरिया निकालना था, लेकिन इसका एक्स पता नहीं है, इसका आर पता नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या सोचा उसने, समझने की कोशिश करिएगा। एक्स और 2 पाई आर का मल्टीप्लाई करके इसका एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें एक्स पता है ना 2 पाई आर पता है। पक्का? अब उसने कहा, ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है, उसने कहा अगर मैं यहां पर साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर? आ जाएगी। अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा, इस एंगल में साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? ये लेंथ हमारे पास x थी और ये लेंथ हमें पता नहीं है, इसको पी आर ही लिखते हैं। तो क्या ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी आर बाई एक्स? साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी आर बाई एक्स। पक्का आ गया ये बात समझ में? तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आर बाई आर आ गई और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। पक्का? अब हम ये मुझे बताइए, एक अगली बात पूछता हूं, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एक एरिया है, ठीक है, अगर मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी लेकिन ब्रेड्थ आधी कर दी, तो क्या एरिया सेम आएगा? लेंथ डबल कर दी, ब्रेड्थ आधी कर दी, तो क्या एरिया अभी भी सेम आएगा? बिल्कुल आएगा सेम।
अगर मैंने इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी और ब्रेड्थ 1/3 कर दी तो क्या अभी भी एरिया सेम आएगा? इसका मतलब है जितने गुना से अगर मैंने लेंथ बढ़ाई है उतने गुना से ही अगर ब्रेड्थ को कम कर दूंगा तो क्या एरिया सेम मिलने वाला है? ठीक है, तो हमारे पास इसमें ये x है और ये 2 पाई आर है, इसका एरिया हमें पता नहीं है कितना है। पक्का? अगर मैं ये आर्किमिडीज सोच रहे हैं, ये मैं नहीं, आर्किमिडीज ने सोचा था कि जो बहुत बड़ी बात है, किताबों में नहीं है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू r बाई आर है। उसने कहा इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि लेट से हमने यहां पर एक दूसरा रेक्टेंगल कंसीडर किया, दूसरा रेक्टेंगल। ठीक है, इस दूसरे रेक्टेंगल में ये लंबाई है 2 पाई कैपिटल आर, ये लंबाई है 2 पाई कैपिटल आर, और ये लंबाई है पी आर, जो हमारा पी आर था, पी आर। आप मुझे बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? पी आर इंटू 2 पाई आर। अरे कितना एरिया हो जाएगा इसका? पी आर इंटू 2 पाई आर। और असली एरिया कितना था? 2 पाई आर एक्स। असली एरिया, ए ओरिजिनल हमने जो लिखा था वो था 2 पाई आर एक्स के बराबर। ए नया, ए न्यू जो हमने लिखा है वो है पी आर इंटू 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। पक्का? अरे चेक करिए। अब हमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या पता है? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्मॉल आर की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं? स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और क्या मैं पी आर को लिख सकता हूं? पी आर की वैल्यू, हमारी स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा है। और क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास पी आर बाई साइन थीटा है? एक्स की वैल्यू पी आर बाई साइन थीटा है। तो हमारा ओरिजिनल एरिया को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या ये 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा लिख सकता हूं स्मॉल आर की जगह, और एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? पी आर बाई साइन थीटा। क्या साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल? क्या इसका ए न्यू और ए ओरिजिनल का एरिया बराबर आ गया? इसका मतलब है इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया बराबर है। इसका एरिया और इसका एरिया, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर है। हाँ जी, इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? पी आर के बराबर है। पक्का? इसकी चौड़ाई कितनी है? पी आर के बराबर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैंने क्या किया, मैं वापस पिछले पेज में वो सब लिखा हुआ है, इसको हटाता हूं, मैं इसको हटाता हूं। यहां पे अब देखिएगा, हमारा जो आपको दिखा ना, यहां पे हमने क्या लिखा था? यहां पे हमने लिखा था कि इसका एरिया और उसका एरिया बराबर आ गया। इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? पी आर। पक्का? हमने यहां से एक सामने यहां पर गए, यहां पर पी आर के बराबर एक सिलेंडर, यहां पर हमने आर रेडियस का, हमने यहां पर एक सिलेंडर कंसीडर किया। सिलेंडर, ये एक सिलेंडर मान लिया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या यहां पर इसके सामने हमने प्रोजेक्शन मारा तो क्या इसकी लंबाई पी आर के बराबर होगी? क्या इसकी लंबाई पी आर के बराबर होगी? क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कैपिटल आर के बराबर है? यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर के बराबर है। ये भाई सिलेंडर, ये मतलब एक्चुअली हमने सिलेंडर यहीं पर चिपका हुआ बनाया है, थोड़ा दूर दिखा रहा हूं, तो बस इसको कवर करते हुए, मतलब हमने क्या किया कि स्फीयर लिया और इसको कवर करते हुए ये सिलेंडर बनाया। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पैच था, ये इसके सामने हमने ये लेंथ ली, तो क्या ये पी आर के बराबर था? ये पी आर के बराबर था। और क्या इस यहां से यहां तक की रेडियस कैपिटल आर के बराबर थी? तो अगर मैं इस वाले पैच को सिलेंडर में कंसीडर करूं, इस वाले पैच को सिलेंडर में कंसीडर करूं, ये वाला पैच जो मैं सिलेंडर में कंसीडर कर रहा हूं, प्लीज चेक करिएगा, ये वाला पैच जो सिलेंडर में कंसीडर कर रहा हूं, इस पैच को अगर मैं खोलूंगा, इस पैच को खोलूंगा, तो क्या उसकी लंबाई 2 पाई कैपिटल आर होगी और उसकी चौड़ाई पी आर के बराबर होगी? तो उसका मतलब है इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले सर्कल का एरिया जो स्फीयर सिलेंडर में आ रहा है, उसका एरिया वही होगा जो हमारा यहां पर ये वाले का एरिया था। इसका मतलब है इसका एरिया इस वाले सिलेंडर के बराबर है। उसी तरह से इस वाले का एरिया इस वाले सिलेंडर के बराबर होगा। तो इसका मतलब हर पैच का सामने का प्रोजेक्शन किया तो सिलेंडर के एरिया के बराबर आ रहा है।
तो इसका मतलब इस पूरे का एरिया इस बड़े वाले सिलेंडर के बराबर होगा। इस बड़े वाले सिलेंडर को पूरा कवर कर लेंगे, दिख रहा है क्या आपको? तो इस पूरे बड़े वाले सिलेंडर का एरिया तो हमें निकालना आता है। सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसकी रेडियस तो आर हो गई और इसकी हाइट जो हमारे पास हो गई वो 2r के बराबर हो गई। तो 2 पाई आर एच किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई आर इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? 2r। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इस तरह से आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का ये एरिया जो उसने किया था उसके भी कई सौ सालों तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या है उसने शॉर्ट में जो लिखा था ये कि ये किया क्या है उन्होंने। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? मुश्किल कभी मैंने कहा थोड़ा औकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। आया? ख्याति कुछ आया भी? कनिष्क, दीपांशु, शुभांकर, प्लीज टेल मी। शुभजीत, ज्यादा तो नहीं हो गया? तीर्थव्रत दास, प्लीज टेल मी इफ यू गॉट दिस आइडिया। प्लीज टेल मी इफ यू गॉट दिस आइडिया। मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सोचेंगे तो आएगा। मुद्दा यह है कि उसने क्या कहा, एक स्फीयर के एरिया को सिलेंडर में कन्वर्ट कैसे किया उसने। जो हमारे पास यहां पे जो रेक्टेंगल आ रहा था उसकी चौड़ाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। उसने उसकी चौड़ाई ज्यादा कर दी, ये ज्यादा कर दी, और ये हाइट कम कर दी। अरे समझ में आ रहा है? और दोनों का एरिया सेम रेशियो में बढ़ा दिया। जैसे ये जितनी लंबाई बढ़ी उतनी ही चौड़ाई घटी, सेम रेशियो में। तो एरिया की वैल्यू सेम आएगी, जो आपने पहले ही बताया था कि सेम आनी चाहिए। एरिया की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये समझ में आया तो आप कुछ भी कर पाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आप कोई भी रैंक ला सकते हैं जीवन में। ये बात समझ में आने के लिए आपके लिए पहली बार में मुश्किल काम है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, एक बार और कोशिश करिएगा तो और हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, पर कोशिश करिएगा खुद से। ठीक है, अच्छा थोड़ी थोड़ी बातें और करते हैं। यूनिटरी मेथड हमें आता है। यूनिटरी मेथड हमें आता है कि क्या यूनिटरी मेथड होता है, समझ में आ रहा है हमें? ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आती है हमें। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहां से आई एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? बताइए बताइए, कोई मुझे बताए। आपने ये पढ़ी होगी, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ी है आपने। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहा, ये इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इन दोनों के लॉजिक क्या है, कहां से आई ये इक्वेशन? कैन एनीबडी टेल मी कि फ्रॉम वेयर वी गॉट दीज टू इक्वेशंस? द फर्स्ट वन इज इजी वन। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन। बिकॉज हमारे पास एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है? एक्सेलरेशन की परिभाषा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप यू नो दैट। एक्सेलरेशन की परिभाषा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस रेट से वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। यानी एक्सेलरेशन की परिभाषा है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन की परिभाषा है चेंज इन वेलोसिटी को ही v माइनस यू कहा अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि v बराबर u प्लस ए टी है। ये आपको मतलब समझ में आ गया, v बराबर u प्लस ए टी यहां से आ गया। ये फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो हर सेकंड इतने मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी को बदल देता है। किस दिशा में बदलता है वो भी बताया जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करने की हमें कभी जरूरत नहीं है अगर हम एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हैं। हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें फॉर्मूला, जैसे उसने कहा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी इधर की तरफ, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ ही है, और उसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड एक्चुअली पर सेकंड स्क्वायर को मतलब क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। दैट मींस एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें यह बताती है कि ये एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी को इस दिशा में हर सेकंड में 5 से बढ़ाएगा। हर सेकंड में 5 से बढ़ाएगा, यानी इट इज इंक्रीजिंग द स्पीड 1 सेकंड में, पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा देगा।
ये मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल यही है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि 20 सेकंड बाद इसकी स्पीड बताइए कितनी होगी, तो मैं v बराबर u प्लस 80 लगाने के बचकानी हरकतें नहीं करने वाला। मैंने कहा कि यार सिंपल सा बचपन वाला तरीका समझ में आ रहा है, ये हर सेकंड कितना वेलोसिटी बढ़ा रहा है 5, तो 20 सेकंड में कितनी बढ़ा देगा 100, तो 100 बढ़ा देगा, पहले से 10 थी तो कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 110, आंसर हो जाएगा 110 मीटर पर सेकेंड। एम आई मेकिंग सेंस? अगर हमने कहा कि यह हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को बढ़ा देता है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है 1 सेकंड बीतेगा तो इसकी स्पीड जो भी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगा, तो 20 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा 100, तो 100 बढ़ा देगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 110 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। तो हमें कोई ना v लगाना है, v बराबर u प्लस 80 नहीं लगाना है, हमें v बराबर u प्लस 80 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? v बराबर u प्लस 80 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंपल सा फंडामेंटल परिभाषा समझानी चाहिए। उसी तरह से एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ होती है 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इतनी है जिसको आप जी से डिनोट करते हैं, ठीक है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ खींचती है ना, तो उसकी वैल्यू वो एक एक्सिलरेशन पैदा करती है जिस एक्सिलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब है वो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देगी हर सेकेंड बाद। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब किसी ने मुझसे पूछा कि इसको मैंने 160 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 160 मीटर पर सेकेंड से फेंका और ग्रेविटी ही सिर्फ लग रही है, और ग्रेविटी करती क्या है, हर सेकेंड नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देती है, नीचे की तरफ, क्योंकि दिशा भी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 5 सेकेंड बाद अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये नीचे की तरफ 50 दे देगी या 50 खा जाएगी। अरे भाई कोई चीज ऊपर जा रही है और मैं नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं उसको खा रहा हूं, तो कितनी खा जाएगी हर सेकंड, कितनी खाती है ये स्पीड 10 खाती है, तो 5 सेकंड में कितनी खा जाएगी 50, तो 160 से 5 सेकंड बाद यदि t इक्वल टू 5 पे कोई पूछेगा तो इसकी स्पीड 110 मीटर पर सेकंड होगी। इज इट राइट? किसी ने पूछा कि बताओ ये कब रुकेगा, कब रुकेगा, कब यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, तो हमने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का मतलब है वहां पर उसकी स्पीड का 0 होना, इसका मतलब इसकी सारी स्पीड खा जाएगी। हर सेकंड कितनी खा रही थी 10, तो 160 को खाने में कितना समय लगेगा 16 सेकंड, तो इसका मतलब है 16 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। किसी ने मुझे पूछा कि इसकी स्पीड बताइए 20 सेकंड बाद, तो 20 सेकंड बाद मैंने कहा 20 सेकंड में कितना खा जाएगा 200, पहले से इसके पास 160 था तो पहले 160 को 0 करा होगा इसने, फिर अगले 4 सेकंड में नीचे, अब खाने को तो सब खा लिया उसने, अब नीचे देगा तो नीचे 10 20 30 40 और दे देगा, यानी 20 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे कुछ भी, जैसे अब मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा एक बॉल को हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, आप मुझे बताइए जल्दी, t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 6 पर, t इक्वल टू 7 पर, t इक्वल टू 9 पर, इसकी स्पीड बताइए बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाना है इन सब में, किसी भी काम में सीधे सीधे आंसर बताइए। बताइए पहले वाले t इक्वल टू 3 सेकंड पे 20, क्योंकि 30 खा जाएगा, हर सेकंड 10 खाता है तो 50 का 20 बचेगा क्योंकि 30 खा गया। 4 पर 40 खा लेगा तो 10 हो गया। 6 पर 60 खाएगा तो पहले 50 इसके पास ऊपर, तो पहले 50 को खा के 0 करेगा, फिर 10 और खाएगा, खाने का मतलब अब नीचे की तरफ दे देगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 7 पर 20 नीचे, 9 पर 40 नीचे, 9 पर 40 नीचे, यानी कि आप इमीडिएटली v इक्वल टू u प्लस 80 लगाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए एक्सिलरेशन की दिशा और वेलोसिटी की दिशा अगर अपोजिट है तो वो उसको खाएगा, अगर एक्सेलरेशन की दिशा और वेलोसिटी की दिशा सेम है तो उसको सपोर्ट करेगा। जैसे मैं इधर जा रहा हूं और कोई मुझे इधर ही खींचे तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, अगर मैं इधर जा रहा हूं कोई मुझे इधर खींचने लगे तो मेरी स्पीड घटेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि v और u की दिशा सेम तरफ होगी तो स्पीड बढ़ेगी और v और u की दिशा अपोजिट दिशा में होगी तो स्पीड घटेगी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो ये पहला फॉर्मूला तो बहुत आसान था जो कि हम समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला कहां से आया? From where we got this formula, S is equal to ut plus half at square. How come we reach at this formula?
हम बचपन में इस फॉर्मूले पे आए, तो हम आए कैसे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आए कैसे? पहला वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, v बराबर u प्लस ए टी। वो होता है स्पीड का फॉर्मूला, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस बाई टी डाल दूं यहां पे, क्योंकि याद आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो बताया ही नहीं गया होगा। अगर आपने 10th की पढ़ाई की है तो वो बताया ही नहीं गया होगा, वो बताया ही नहीं गया होगा। कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करके इसी बात को दूसरी भाषा में बोलकर तरीके से समझा दिया गया होगा, बताया नहीं गया होगा। कुछ और बोला होगा, कोई ग्राफ बना दिया होगा, पर वो ग्राफ राफ से कभी कुछ नहीं होता। ग्राफ बनाने के बाद उन्होंने बताया कि इससे आ गया होगा, ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, ये ऐसा कुछ बताया गया होगा, हो सकता है आपको कि एरिया अंडर द कर्व, पर वो क्यों देता है वो भी आपको नहीं पता। सिंपल सी बात है। एक बात समझिएगा, दुनिया में किसी भी चीज का फॉर्मूला हमेशा गुणा भाग जोड़ घटाने का ही होता है। कोई फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कई शब्द होता है, ऐसा कोई सारे फॉर्मूले को गुणा भाग जोड़ घटाने का। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस का सिर्फ एक फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का दिस इज द ओनली फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अगर कोई मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड तक चलता रहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस? तो आपने कहा फॉर्मूले में डाल दे या स्पीड इनटू टाइम, तो आपने कहा 500 मीटर साहब जी। 500 मीटर इज द आंसर। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि एक बंदा थोड़ी देर 25 मीटर पर सेकंड से चलता है और थोड़ी देर 50 मीटर पर सेकंड से चलता है और उसने 10 सेकंड के लिए चला है, तो बताओ दूरी कितनी है? दूरी की थोड़ी देर, मुझे नहीं पता कितनी देर, थोड़ी देर 25 मीटर पर सेकंड से चला है, थोड़ी देर 50 मीटर पर सेकंड से चला है, तो आप मुझे बताइए 10 सेकंड में कितना चला है? तो आपके लिए समस्या आई कि स्पीड इनटू टाइम, तो तभी आंसर आएगा जब आपको स्पीड क्लियरली पता हो, टाइम क्लियरली पता हो, तो दो नंबर का गुणा करेंगे आंसर आएगा। ये दिमाग में बैठ गया हमारे परिभाषा से। पर स्पीड 25 है कि 50 है, थोड़ी देर का क्या मतलब है भाई? कितनी देर 25 है, कितनी देर 50 है, मैं क्या करूं? मैं कितनी देर 25 है, कितनी देर 50 है? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा एक चीज की स्पीड पहले 0 थी, फिर 50 मीटर पर सेकंड हो गई 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में। तो इस 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चला है? 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चला है? तो हमारे दिमाग में आएगा 10 सेकंड, समय तो क्लियर है 10 सेकंड है, पर उसकी स्पीड कभी 0 थी, बीच में कभी 1 हुई होगी, कभी 2 हुई होगी, कभी 3 हुई होगी, कभी 5 हुई होगी, कभी 7 हुई होगी, 19 हुई होगी, 23 हुई होगी। मैं कौन सी स्पीड से मल्टीप्लाई करूं? ना 50 हर समय है, ना 0 हर समय है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 5 है, कभी 17 है, मुझे पता ही नहीं कब कौन सी स्पीड है। तो मैं कौन सी स्पीड से मल्टीप्लाई करूं, मुझे नहीं पता है। तो हमें लगा कि मैं कैसे सॉल्व करूं, ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में बैठ गया, भैया मैं कैसे सॉल्व करूं इस सवाल को। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा होता कि वो 5 सेकंड तक 25 से चला है, 25 मीटर पर सेकंड से चला है, और अगले 5 सेकंड तक 50 मीटर पर सेकंड से चला है, तो अब मुझे बताइए कितनी दूरी चला है? तो क्या पहले 5 सेकंड में कितनी दूरी चला है आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम भी क्लियरली पता है, स्पीड भी क्लियरली पता है। तो आपने मल्टीप्लाई करके कहा कि भैया ये हो गया 125 और ये हो गया 250, तो इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस उसने 375 मीटर चली है। एकदम क्लियरली आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने कहा आपसे कि उसने, मेरी बात को समझिएगा, तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है, आप डिस्टेंस तभी निकाल सकते हैं जिस दौरान में बात हो रही है, इस दौरान में स्पीड फिक्स्ड होगी, तभी आप उसमें टाइम का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास सवाल ये आया, मेरी बात को समझिएगा, कि एक ये स्टार्ट कर रहा है यहां पे 10 मीटर पर सेकंड से, और स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, चेंज कर रही है स्पीड, और इसकी स्पीड यहां पर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है,
एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पे, और टी इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, और लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। अब उसने कहा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला दिमाग में क्या आया, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो क्लियर है कि टोटल 10 सेकेंड है, पर स्पीड क्लियर है कि आपको, क्या स्पीड, स्पीड तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम से जब हर समय स्पीड सेम हो। यहां पर स्पीड क्या हर मूवमेंट पे बदल रही है, हर मूव, जैसे अगर 5 सेकंड तक 10 रहती, 5 सेकंड तक 20 रहती, तो 5 सेकंड का अलग निकालते, 5 सेकंड का अलग निकालते, तो हम ये मान लेते कि भैया दोनों का ऐड करके आंसर आता है। पर यहां तो स्पीड हर एक कितने सेकंड में बदल रही है, नहीं, हर मिली सेकंड पे नहीं, हर माइक्रो सेकंड पे नहीं, हर नैनो सेकंड पे नहीं, हर पीको सेकंड पे नहीं, हर उस छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी इट्स स्पीड इज चेंजिंग इन दैट स्मॉल टाइम इंटरवल, जो आप सोच भी नहीं सकते, उतने भी छोटे, इतने छोटे छोटे टाइम इंटरवल बदल रही है, इतने छोटे छोटे टाइम इंटरवल बदल रही है कि आप सोच ही नहीं सकते, आपके भगवान भी नहीं सोच सकते, कोई नहीं सोच सकता, इतने छोटे छोटे टाइम इंटरवल बदल रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने कहा कि अब मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे पास तो एक फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ किसका, स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। पर यहां कौन सी स्पीड में कौन सा टाइम, क्या आधे समय तक 10 रहती और आधे समय तक 20, तो आप निकाल पाते, 10 वाली 5 से, फिर 10 वाला 20 वाला 5 से ऐड करके, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, हर समय बदल रही है। तो मैंने इसको सोचा पहली बार, किसने, उसका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने इसको पहली बार सोचा इस तरीके को। न्यूटन ने एकेडमिकली पहले बार सोचा, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने, आर्किमिडीज ने भी उसके बारे में सोचा हुआ था, आर्किमिडीज सबसे बड़े आज तक के आदमी रहे हैं, उन्होंने भी सोचा हुआ था, तो सबने सोचा हुआ था, पर अलग अलग कुछ कुछ केसेस में। पर न्यूटन ने जनरल बात बता दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा माना यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा है, उन्होंने कहा कि मैं इस 10 सेकेंड को 15 करोड़ समय के हिस्सों में तोड़ रहा हूं। आपने कहा 15 करोड़ में, उन्होंने कहा नहीं 40 करोड़ में तोड़ रहा हूं। आपने कहा 40 करोड़, उन्होंने नहीं 2000 करोड़ में तोड़ रहा हूं। आप जो भी नंबर बोल रहे हैं वो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा तोड़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं एन हिस्सों में तोड़ रहा हूं, एन डिवीजन्स में। आपने कहा एन कितना है सर, उन्होंने कहा बहुत बड़ा। आपने पूछा कितना, उन्होंने कहा बहुत बड़ा। आपने कहा 5 करोड़, उन्होंने कहा नहीं उससे बड़ा। आपने कहा 1000 करोड़, उन्होंने कहा उससे ही बड़ा। आपने कहा कितना, उन्होंने कहा जितना तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा। तो एन टुकड़ों में तोड़ दिया, पक्का। एन टुकड़ों में जब उसने इसको तोड़ दिया एन टुकड़ों में, तो हर टुकड़े का टाइम इंटरवल हो गया 10/n। 10/n, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 10/n 10/n, हर टुकड़े का टाइम इंटरवल 10/n 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 करके इन्होंने तोड़ दिया, पक्का। अब ये 10/n कितना छोटा है, जो आप सोच भी नहीं सकते, उतना छोटा है। क्या मैं ये मान लूं कि इतने छोटे इंटरवल में तो स्पीड नहीं बदली होगी, क्योंकि मैं जो मान रहा, आपने कहा नहीं नहीं उसमें ही बदली होगी, मैंने कहा वो इतना छोटा है कि कोई सोच ही नहीं सकता, तो उसको तो कांस्टेंट मान ही सकते कि बदला ही नहीं होगा। यही न्यूटन की थॉट प्रोसेस है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? न्यूटन ने पहली बार यही सोचने की कोशिश की है, मुश्किल बात बता रहा हूं, पहले ही समझने की कोशिश करिएगा। 10/n यहां पर छोटा है, ठीक है। उन्होंने कहा हर 10/n में, तो पहले 10/n में उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसने कितनी दूरी चली होगी, 10 इंटू 10/n, पक्का। ये हो गया पहला। अगले में इसकी स्पीड बढ़ गई होगी थोड़ी सी, कितना समय बीत गया है, तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई होगी, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, विच कम आउट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू, अरे 10 सेकंड में स्पीड 10 से 20 हुई है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ी होगी, 1, पक्का। तो अगले वाले टुकड़े में इसकी स्पीड 10 तो नहीं रही होगी, पहले वाले टुकड़े में 10 मानी है, अगले वाले टुकड़े में बढ़ गई होगी। कितना समय बीत गया है, 10/n बीत गया है। तो v बराबर u प्लस 80 लगाया, v बराबर u प्लस 80 लगाया, प्लीज ध्यान से समझिए। तो अगले टुकड़े में उसकी स्पीड हो जाएगी, नई स्पीड हो जाएगी 10 प्लस ए है 1, t है 10/n, और फिर समय कितना लगा उसको, 10/n। पहले ये क्या चीज है, पहले वाले टुकड़े का स्पीड
पहले वाले टुकड़े का सम है। अगले वाले टुकड़े में स्पीड बढ़ चुकी होगी, कितनी बढ़ चुकी है? हर भाई n टुकड़ों में 10 बढ़ी है, तो एक टुकड़े में कितनी बढ़ेगी? 10/n। तो 10 + 10/n इंटू 10/n। अगले वाले में, इस टुकड़े में की बात करेंगे तो यहां पे 2 10/n समय बीत गया है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? 10 + 2 इंटू 10/n। अरे चेक करिए, इंटू समय इंटू स्पीड कितना आ गया? टाइम 10/n एंड सो ऑन 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 अप टू इंफिनिटी। ये पूरा जोड़ देंगे। अगर हम इस पूरे को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट राइट? तो हम इस पूरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, प्लीज चेक करिएगा। तो पहला टर्म क्या है? 10 इंटू 10/n। इससे भी क्या आएगा? इससे भी क्या आएगा? 10 इंटू 10/n एक टर्म आएगा। अरे चेक करिए, 10, अरे पहले इससे इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करिए। तो पहला टर्म क्या आया यहां पे? 100/n। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 100/n प्लस 100/n²। अरे सही है। अगले वाले में इस 10/n का इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 100/n। फिर अगला वाला मल्टीप्लाई क्या आया तो क्या आया? +2 इंटू 100/n²। अगला वाला लिखा होता तो यही आता फिर से 100/n प्लस 3 इंटू 100/n²। अरे सही है। डॉट 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 डॉट। प्लीज चेक करिए, पक्का? अब हमने सारे टर्म देखे तो क्या 100/n इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, कितनी बार है? n बार है। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आया? 100/n इंटू n। 100/n 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 सबका। और अगला टर्म क्या बचा? 100/n² 100/n² प्लस 2 इंटू 100/n²। अरे चेक करिए, प्लस 3 इंटू 100/n² अप टू n। इज इट राइट? पहला टर्म क्या बन गया? ये 100। अरे सही है। पहला टर्म क्या बन गया? 100। अगले टर्म में क्या बन गया? बहुत सारे नंबर है, क्या कॉमन आ सकता है? 100/n² कॉमन आ सकता है, तो हमने 100/n² कॉमन ले लिया। पहला टर्म तो 100 बन गया। अगले में 100/n² कॉमन ले लिया तो 100/n² बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 1 + 2 + 3 अप टू n। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? n इंटू n + 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n + 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया? 100 प्लस 100/n² इंटू n इंटू n + 1/2। इज इट राइट? अब एक n से, अब ये हमारे पास जो आया क्या आया? ये 100 प्लस एक n कैंसिल हो गया। क्या आया हमारे पास? हाफ इंटू 100 इंटू n + 1/n इज इट राइट? तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 100 प्लस हाफ इंटू 100 इंटू 1 + 1/n आ गया। n कितना बड़ा था? बहुत ज्यादा। कितना बड़ा? जितना कोई भी नहीं सोच सकता। तो 1/n क्या होगा? बहुत छोटा। अगर n बहुत बड़ा है तो 1/n क्या होगा? कितना छोटा? कोई भी नहीं सोच सकता। कोई में कौन कौन आ रहा है? भगवान भी आ रहे हैं, वो भी नहीं सोच सकते। तो उसको 0 ले। जब इतना छोटा है कि कोई ऐसी गलती कर रहा हूं मैं, भाई ऐसी गलती करने वाला 1/n को 0 ले रहा हूं, कितनी बड़ी गलती है जो कोई सोच ही बता ही नहीं पाएगा। कौन नहीं बता पाएगा? भगवान भी साला नहीं आके बता पाएंगे कितनी बड़ी गलती की है तुमने। तो ऐसी गलती जो भगवान भी ना निकाल पाए उसे गलती तो नहीं कहते। तो हमने 1/n को क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया, कि 0 मान लिया। तो हमारे पास क्या बन गया आंसर? हमारे पास क्या बन गया आंसर? 100 प्लस हाफ इंटू 100 अरे इंटू 1। तो क्या इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो क्या बन गया? u इंटू टी। u है 10, t था 10 सेकेंड, ut प्लस हाफ, a कितना था? 1 इंटू t² 10²। क्या ये यही फॉर्मूला है? ut प्लस हाफ t²। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिराइव्ड, देयर इज नो अदर वे। इस तरह से इसको डिराइव किया गया था कि पहली बार जब किसी ने किया तो इस तरह से किया था कि टू फाइंड आउट
कि कैसे अगर कोई एक्सेलरेट कर रहा होगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, उसको निकालने का तरीका ये था। ठीक है, पर आज हम उससे ज्यादा जानते हैं। आगे के लिए आपको बस याद रखना है कि अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो आपका जो ये फॉर्म है ना, अब देखिए आज मैं आपको मुंह जवानी सवाल करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो चलो ये फॉर्मूला है, पर आप इसको याद रख सकते हैं दूसरे तरीके से। इसको याद रखिए, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, कैसे आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे आया? एस बराबर यूटी को यूटी लिखा, हाफ को हाफ लिखा, एटी को लिखा वी माइनस यू, और एक टी को ऐसे लिख दिया। अरे एटी स्क्वायर कैन बी रिटन एज एटी इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। तो एस बराबर क्या आ गया हमारे पास? हाफ वी टी प्लस हाफ यू टी, यही फॉर्मूला बन गया। हाँ, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। आपने कहा इससे क्या फायदा है? अभी देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आप जो सवाल ये जेई में आते हुए सवाल है, उसने कहा इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ही है, आपको अब स्पीड का पता चल चुका है। उसने कहा बताओ टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 3 के बीच में डिस्टेंस कितनी चली। टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 3 के बीच में कितनी डिस्टेंस चली। ठीक है, अब इसका या तो कुछ लोगों ने गंदा लंबा फॉर्मूला याद रखा है, nth सेकंड में चली गई दूरी, जो सुना हो शायद आपने 9th क्लास में, या फिर आपने कुछ पहले 3 सेकंड में निकालेंगे कितनी चली, फिर 2 सेकंड में निकालेंगे कितनी चली, फिर डिफरेंस निकालेंगे। अब हमारे पास क्या तरीका? हमारे लिए सारे फॉर्मूले वही है, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब बताइए 50 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड बाद की स्पीड बता, 30। मन में कर लेंगे, तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख रहा हूं, पर आपको बिना पेन चलाए। टी इक्वल टू 3 पे इसकी स्पीड बता, 20। हमें यहां से यहां की दूरी निकालनी है, यहां से यहां यू कितना, यहां से यहां v, तो u प्लस वी बाई टू 25। अरे उनका बीच का कितना आया? 25। और यहां से अगर समय कितना है? 1 सेकंड। आंसर 25 मीटर। आंसर क्या फॉर्मूला है हमारे पास? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। जैसे फिर से बोल रहा हूं, मान ले इसको यहां से फेंका गया 160 मीटर पर सेकंड से, और उसने बोला t इक्वल टू 9 टू t इक्वल टू 13 में कितनी दूरी चली। अब बता 9 सेकंड में कितनी स्पीड खा जाएगा, कितनी बचेगी? 160 में 90 खा जाएगा तो कितनी बचेगी? 70। तो t इक्वल टू 9 पर उसकी स्पीड हो जाएगी 70। Am I making sense? t इक्वल टू 13 में कितनी खा जाएगा? 30 बचेगी। बहुत बढ़िया। तो t इक्वल टू 13 पे इसकी स्पीड बचेगी 30। मेकिंग सेंस? 70 और 30 का एवरेज 70 प्लस 30 बटे 2 करना 50। कितना समय लगा यहां से यहां? 9 से 13 में कितना समय लगा? 9 से 13 में कितना समय लगा? 4 सेकंड करीब। 9 से 13 में कितना समय लगा? 4 सेकंड। और एवरेज स्पीड क्या बताई थी तूने? u प्लस वी बाई टू 50। तो आंसर आ गया 200 मीटर इज द आंसर। 200 मीटर इज द आंसर। मेकिंग सेंस? अब बताओ जल्दी, सभी लोग बताएं। इसको भेजा गया 270 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 25 के बीच में। बताइए कितनी दूरी चली बिना पेन चलाए? बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू कोशिश करिए, t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 25 में, t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 25 में उसने कितनी डिस्टेंस चली? t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 25 में कितनी डिस्टेंस चली? वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। t इक्वल टू 15। पेन नहीं चलना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए, बिना पेन चलाए आंसर चाहिए मुझे। और आप ये किसी अपने 700 देखता हूं कैसे। t इक्वल टू 15 से t इक्वल टू 15 से एक बार और लोग 1000 मीटर ख्याति बोल रहे हैं। देखो क्या
टी इक्वल टू 15 से टी इक्वल टू 25, टी इक्वल टू 15 के पे कितनी स्पीड खा गया होगा? 150 खा गया होगा। पहले कितनी थी? 270 थी, 150 खा गया, 120 बची। तो टी इक्वल टू 15 पे कितनी बची? 120। Am I right? टी इक्वल टू 25 पर कितनी खा गया होगा? 250 खा गया, तो कितनी बची होगी? 20 बची होगी, 20 बची हुई है, 20 है, ये 120 है। यानी एवरेज स्पीड हो गई 20 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, दैट इज 70। हाउ मच टाइम? 10। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 700। व्हाट इज द डिस्टेंस? 700 मीटर इज द आंसर। ये बोला था आपने, 700 मीटर इज द आंसर। परफेक्ट, 700 मीटर इज द आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने 700 बोला। यस, 700 इज द आंसर। इट वाज फन। मतलब अब ये सवाल आए हुए हैं जेई में, इस तरह के सवाल जो लोग वहां पर पूरा लिख लिख के, अभी भी बच्चे, इवन आप आज की डेट में जिन्होंने जेई की तैयारी कर ली है और इस साल जेई लिखने जा रहे हैं, उनमें से 10 लाख लोगों से पूछिए इस सवाल में, वो पेन चला के आधे पेज में सॉल्व करेंगे कि कितना। 10 लाख लोग जो जेई लिखने वाले ने फॉर्म भरा, जे अटेम्प्ट 2 दिखे वाले, उसमें 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख तो कम बोल रहा हूं, सेफेस्ट बेट 10 लाख, मतलब 12 लाख लोग दे रहे हैं, तो 11.5 लाख लोग जो है वो यही कर रहे होंगे, और वही नहीं हो रहे हैं सिलेक्ट। वही 11.5 लाख लोग पूरे साल तैयारी करके नहीं हो रहे हैं सिलेक्ट, क्योंकि वो इसमें पूरा लिख लिख के सवाल पूरा सॉल्व कर रहे हैं। पक्का? अब मुझे बताइएगा, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं। इसको स्पीड हमने दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, और इसके एक्सेलरेशन इसी तरफ है, वो है आसान कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे चाहिए t इक्वल टू 7 से t इक्वल टू 15 के बीच में कितनी डिस्टेंस चली इसने। t इक्वल टू 7 से t इक्वल टू 15 के बीच में कितनी डिस्टेंस चली? जल्दी सभी का आंसर चाहिए मुझे। t इक्वल टू 7 से ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन पहले बताइए, कर क्या रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, हर सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया। तो t इक्वल टू 7 पे कितनी बढ़ा देगा? 70 बढ़ा देगा, तो हो कितनी जाएगी? 120 हो जाएगी। तो t इक्वल टू 7 पे 120, t इक्वल टू 7 पे 120, इज इट राइट? और बताइए t इक्वल टू 15 पे, t इक्वल टू 15 पे वो बढ़ा देगा 150, तो हो जाएगी 200। बहुत बढ़िया, 200। यहां स्पीड कितनी है? 120, यहां कितनी है? 200। तो एवरेज कितना आ गया? 120, 160, 120 और 200 का एवरेज आपने बोला 160 आ गया। और टाइम कितना है हमारे पास? 8 सेकेंड। तो 160 इंटू 8 करने के लिए भी आपको कैसे करना पड़ता है मुझे पता नहीं। 160 इंटू 8 कैसे कर, जल्दी बताइए कितना आया? 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 गलत हो गया शायद दीपांशु, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 160 इंटू 8, पेन चलाना पड़ता है 160 इंटू 8 के लिए हमें। 16 8 128। पहाड़े याद होने चाहिए हमें गरीबों, पहाड़ का टेबल बेसिक याद होनी चाहिए। इज इट राइट? तो कितना आ गया? 1280। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1280 मीटर। This was the maximum difficulty level you will feel during this whole life। मतलब अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये मैंने इसीलिए हो सकता है कि पहले दिन मैं आपको कहता कि यार और आसान की सब आसान ही लगता कि आपको जेई तो हलवा है, हलवा भी करवा सकता था मैं जेई पर। मैंने कहा कि ना बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान, दिस इज द मैक्सिमम लेवल विच कैन गो इन थॉट प्रोसेस। जो नॉलेज आपके पास थी उसमें हम लेयर चढ़ाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सीधे मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगूंगा। तो ये मैक्सिमम, किसी भी दिन कभी बुरा दिन हुआ तो डिफिकल्टी लेवल का मैक्सिमम दिन ये हो सकता है, इसमें आधी बातें सर में ना ही हो सकता है। इस फेयर वाली बात अगर दोबारा तुमसे पूछी जाए तो तुम डिराइव खुद भी ना कर पाओ कि क्या किया था मैंने। अगर आपको अगर कैसे हमें समझ में आएंगी चीजें, हमें आ गई हैं, अगर हम खुद से रिप्रोड्यूस कर पाए
अगर हमको घर पे जाके बिना इसको देखे हुए अगर हमने स्फीयर का, दिस इज अ वे वी हैव टू रिवाइज, हमें बिना इसको देखे अगर कोई चीज डिराइव हुई है, हम क्या मैं उसको डिराइव, अगर आपने बिना देखे एक बार उसको कॉपी में डिराइव कर लिया तो वो जीवन भर के लिए आपके दिमाग में छप गई। लेकिन अगर आपने देख के वो किया तो वो फिर हो सकता है भूलेंगे आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पूरी जेई की जर्नी में रिटेंशन। जैसे आपने, आपको भी समस्या आ रही थी कि हाँ कुछ 9th में बताया तो था मास्टर जी ने, याद नहीं आ रहा, ये है सबसे बड़ी समस्या, रिटेंशन ही नहीं होता। रिटेंशन नहीं होगा तो चीजें खराब होंगी। रिटेंशन इज द की। टॉपर की सबसे खास बात है, जगा के उसको कहो कि कल जेई का एग्जाम है, वो लिखाएगा। वो ये नहीं है कि मैं अब मगूंगा, रिवाइज करूंगा, ये करूंगा। तो इसके लिए ये तभी होगा जब आपके खून में ये सारी बातें आएंगी। खून में कैसे आएंगी? जब आपके पेन चलेंगे, आप पढ़ेंगे, खुद से काम करेंगे। फैशन के लिए जेई की तैयारी करना पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं फैशन के लिए, उससे होगा नहीं कुछ। कि ईगो मसाज के लिए कि आओ हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं आईटी जेई की तैयारी कर रहा हूं, ईगो मसाज से कुछ नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा। बट दैट इज द मोस्ट डिफिकल्टी लेवल यू विल फाइंड इन द कोर्स में आपको आएगा। अगर आप इसको झेल पाएंगे तो आप सब कुछ झेल पाएंगे। ये बस बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था आज की क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे। पाया रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज खुश रहना। बाय 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 बाय। ठीक है, यू कैन गो। हाँ बेटा।